जैसे ही घर के दोनों बेटे मोहन और रमेश घर में आए तो उनका मन खुश हो गया। घर में पकवानों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, खासकर मालपुओं की, जो बता रही थी कि आज अम्मा बहुत खुश है। क्योंकि अम्मा जब भी बहुत खुश होती है तब अपने हाथों से मालपुए ज़रूर बनाकर खिलाती है। तभी मोहन की बेटी तनु दौड़ते हुए आई। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। अपनी 3 वर्षीय बेटी को लाड लड़ाकर मोहन ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? 3 वर्षीय बच्ची ने रसोई की तरफ इशारा किया तो दोनों भाई रसोई की तरफ चल दिए। देखा तो अम्मा चूल्हे पर मालपुए बना रही थी। वहीं बड़ी बहू सरिता अम्मा की मदद कर रही थी। अम्मा को देखते ही मोहन बोला, अरे ये क्या अम्मा, आज तुम खाना बना रही हो? तुम्हारी आराम करने की उम्र है और घर में दो दो बहुएं हैं तो काहे तुम परेशान हो रही हो? उसकी तरफ देखते हुए अम्मा ने अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और कहा, अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम लोगों को अपने हाथ से मालपुए बनाकर खिलाऊंगी। तुम लोगों को बहुत पसंद थे ना बचपन में? अम्मा तो खुशी में दोहराई हुए जा रही थी। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया अम्मा? जब से उस विवादित ज़मीन का फैसला हुआ है तब से तो अम्मा फूल फूल के कुप्पा हुए जा रही है। मोहन ने कहा, हाँ वो तो है, पर एक बात और भी है। वो क्या अम्मा? अरे थोड़ा सब्र तो करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद बताती हूँ। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और गरम गरम खाना खा लो, बहुत थक गए होगे। फिर सरिता की तरफ देख कर बोली, अरे ओ बहुरिया, छोड़ सारा काम, पहले मेरे बेटों को गर्मा गर्म खाना तो परोस दे। अम्मा की बात सुनकर सरिता अपना काम छोड़ पहले थालियां लगाने लगी। मोहन तो बाहर आ गया, लेकिन रमेश रसोई में ही खड़ा रहा। उसे देखकर अम्मा ने कहा, अरे रमेश, जा तू भी मुंह धो ले और खाना खा ले, भाभी अभी खाना परोस रही है। अम्मा की बात सुनकर रमेश बोला, अम्मा रजनी कहाँ है? वो तुम लोगों की मदद नहीं करवा रही? उसका नाम सुनते ही अम्मा का मुंह कसैला हो गया और वो चिढ़ते हुए बोली, और कहाँ होगी महारानी? पड़ी होगी अपने कमरे में, अपने अटाले को हाथ में लेकर। अम्मा की बात सुनकर रमेश कमरे में आ गया। देखा तो अम्मा की बात सच थी। रजनी हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर रमेश बोला, रजनी तुम यहाँ मोबाइल में लगी हो, वहाँ अम्मा और भाभी अकेली रसोई में काम कर रही है। अरे कुछ दिनों के लिए आती हो, उसमें भी क्या तमाशा करती हो? थोड़ी मदद तो करवा देती उन लोगों की। रजनी उसे देखकर अनदेखा करते हुए बोली, मुझसे नहीं होता ये सब काम, जल्दी से पैसे लो और चलो यहाँ से। गांव में मुझसे सांस भी नहीं ली जाती। कैसी बात कर रही हो तुम? शहर जाकर बड़ी शहर वाली हो गई हो। पैदाइश तो गांव की हो ना तुम भी। और ज़रा आवाज़ धीरे करके बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? रमेश ने उसे समझाते हुए कहा, पर वो आवाज़ और तेज़ करते हुए बोली, सुनता है तो सुन लेने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग चाहे भला माने चाहे बुरा माने, इन लोगों से मनाकर रखने में मुझे क्या फ़ायदा। कह देती हूँ, अपना हिस्सा लो और शहर चलते बनो, मैं यहाँ और ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं हूँ। कहती हुई रजनी वापस अपने मोबाइल में लग गई। देखकर रमेश ने अपना माथा पीट लिया। जानता था कि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए अपने हाथ मुंह धोकर बाहर आकर खाना खाने बैठ गया। इधर अम्मा को भी सब बातें सुनाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर अम्मा का मन कसैला हो गया। रजनी का मायका पास के ही गांव में था। अम्मा जी ने खुद उसे पसंद कर उसकी शादी रमेश से करवाई थी। वो शुरू से ही ऐसी कामचोर रही है, पर फिर भी अम्मा जी और सरिता ने उसे संभाल लिया। अम्मा जी ने शादी के शुरुआती दिनों में ही उसे रमेश के साथ शहर भेज दिया। तब से उसे शहर की ऐसी लत लगी कि गांव में आते ही उसकी जान निकलती थी। एक बार गांव में अम्मा जी के पति की ज़मीन पर उनके रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। उसके लिए उन्होंने काफ़ी पुलिस वालों के चक्कर लगाए, लेकिन काम न बन सका। आखिर रिश्तेदार काफ़ी दबंग थे।
अब उनसे ज़मीन निकलवानी थी तो कई सरकारी लोगों ने घूस मांगी और घूस में 15 लाख रुपए मांगे गए। पर वो पूरी जिम्मेदारी उठा रहे थे कि वो ज़मीन उन लोगों के नाम वापस करवा देंगे। अगर 15 लाख रुपए देकर 70 लाख रुपए की ज़मीन बचती है तो क्या हर्ज है। इसीलिए अम्मा जी और दोनों बेटे लग गए पैसों के बंदोबस्त करने में। काफ़ी कोशिश के बावजूद भी सिर्फ 5 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया, बाकी के पैसों का बंदोबस्त ना हो सका। ऐसे में रमेश ने ही ये आइडिया सुझाया कि क्यों ना दोनों बहुओं के गहने गिरवी रखवा कर पैसों का बंदोबस्त कर लिया जाए। जब घर पर इस बारे में बात की तो सरिता तो पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन रजनी ना नुकुर करने लगी। जब अम्मा ने उसे डांट कर कहा तब अम्मा को जवाब देती हुई बोली, अम्मा जी, काहे के गहने मांग रही हैं आप? भला मैंने ठेका ले रखा है आपकी ज़मीन जायदाद को बचाने का? उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। तब अम्मा ने कहा, देख छोटी बहुरिया, हम तेरे माता पिता के दिए हुए गहने नहीं मांग रहे हैं, पर हमने जो गहने चढ़ाए थे वही दे दे। जब ज़मीन हाथ में आ जाएगी तो उसे बेचकर तेरे गहने वापस बनवा देंगे। उनकी बात सुनकर रजनी तुनकते हुए बोली, काहे के गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, वो मैं आपको क्यों दूँ? मुझसे बेवजह कोई उम्मीद मत करना। कहती हुई रजनी अपने कमरे में गई और अपना सामान समेटकर मायके रवाना हो गई। उसके इस कदम से हर कोई हक्का बक्का रह गया। आखिर सरिता ने ही अपने सारे गहने बेचकर पैसों का बंदोबस्त किया, लेकिन फिर भी 3 लाख रुपए कम पड़ गए। तो तनु के नाम से उसके नाना जी ने उसके जन्म पर एफडी करवाई थी, उसे तुड़वा कर बाकी के बचे हुए पैसों का बंदोबस्त किया। बस तब से अम्मा जी को रजनी फूटी आँख नहीं सुहाती। खैर, इधर सरिता दोनों भाइयों को गर्मा गर्म खाना परोसने लगी। तभी अम्मा बोली, क्यों रे रमेश, वो महारानी नहीं आई? उसका खाना क्या उसके कमरे में चलकर जाएगा? खाना खाते खाते रमेश के हाथ वहीं रुक गए और वो बोला, अम्मा, आप उसकी आदत जानती हो, फिर भी क्यों उम्मीद करती हो? आप लोग खाना खा लो, मैं खुद उसका खाना कमरे में ले जाऊंगा। हाँ भाई, जोरू की सेवा तो करनी ही चाहिए, चाहे जोरू तुम्हें पूछे भी ना। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली। अम्मा की बात सुनकर मोहन बोला, अम्मा, उसे खाना खाने दो ना, उसे काहे परेशान किए जा रही हो? आखिर मोहन की बात सुनकर अम्मा चुप हो गई। खैर, सब लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद सब लोग साथ बैठे, लेकिन अभी भी रजनी कमरे से निकलकर बाहर नहीं आई। तभी मोहन बोला, देख रमेश, तुझे अर्जेंट में फ़ोन करके शहर से इसीलिए बुलाया गया है कि अपनी विवाहित ज़मीन बिक गई है। वो तो मैंने तुझे फ़ोन पर ही बता दिया था। अब अम्मा चाहती है कि उन पैसों का बंटवारा हो जाए। पैसों के बंटवारे का नाम सुनकर रजनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अम्मा ने मोहन की तरफ देखा और इशारा किया, ले देख ले, आ गई। पर मोहन कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अम्मा से ही बोला, हाँ तो अम्मा, बताओ क्या चाहती हो तुम? कैसे बंटवारा करना है? उसकी बात सुनकर अम्मा कुछ कहती उससे पहले ही रजनी बोली, भाई जी, इसमें पूछना क्या है? 2 हिस्से तो होने हैं, आधा आपका और आधा इनका। इसके लिए बेवजह ही आपने हमें लोगों को बुला लिया। आप तो आधा हिस्सा करके पैसे अकाउंट में डाल देते। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, क्यों भाई, आधा आधा हिस्सा क्यों? मेरे हिस्से का क्या? उसे तो पचा जाना चाहते हो? ये बुढ़िया किसके हिस्से में है वो भी बता दे। अम्मा की बात सुनकर रजनी बोली, अरे अम्मा, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, हिस्से का क्या करोगी? 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है। 2 बेटे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ खा लेना। चुप कर, बड़ी आई सलाह देने वाली। कौन सा बेटा रोटी खिलाएगा? वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे, जिसका पति ही उसको कमरे में ले जाकर रोटी खिला रहा हो, वो अपनी सास को क्या रोटी खिलाएगी? और हिस्से तो 3 ही होंगे। मुझे मेरा हिस्सा अलग ही चाहिए। मैं अपने बेटों पर
बोझ नहीं बनना चाहती। अम्मा जी बोली तो रजनी मुंह बिगाड़ कर खड़ी हो गई। इतने में रमेश बोला, ठीक है अम्मा, 3 हिस्से चाहती हो तो हमें जो 70 लाख रुपए आए हैं उनके 3 हिस्से कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, 70 लाख रुपए की नहीं, 60 लाख रुपए के 3 हिस्से होंगे। उसमें से 10 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया। क्या? 10 लाख रुपए को कहाँ पानी पिला दिया अम्मा जी? अचानक रजनी बोली। सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। आखिर 10 लाख रुपए खर्च कर देना मायने रखता था। अम्मा, कहाँ खर्च कर दिए पैसे? मोहन ने पूछा। 7 लाख रुपए के बड़ी बहू के गहने बनवाए हैं और वहीं 3 लाख रुपए की तनु की एफडी करवाई है। अम्मा की बात सुनकर जहाँ सब लोग चुप हो गए, वहीं रजनी बिन बारिश के बरस पड़ी। हाय हाय अम्मा जी, इतना दोगलापन क्यों? बड़ी भाभी आपकी बहू है क्या? मैं आपकी बहू नहीं थी जो उनके लिए गहने बनवा लिए, मेरे लिए नहीं? और तनु के लिए एफडी क्यों? कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी क्या आप एफडी करवाओगी? फिर रजनी रमेश की तरफ देखकर बोली, लो देख लो, ये है तुम्हारी अम्मा जी, जो 2 बेटों में भी 2 भात करती है। एक को सिर आंखों पर बिठा कर रखती है और दूसरे की इज्जत धूल के बराबर भी नहीं है। इनकी पत्नी और बेटी के लिए इतना कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी बोली, क्यों छोटी बहुरिया, आज तो दोनों बहुएं बराबरी पर आने की बात कर रही हो? भूल गई जब इस ज़मीन को बचाने के चक्कर में घूसखोरों को घूस देना पड़ रहा था? उस समय हमारे पास पैसे तक नहीं थे जब तुम अपना स्त्री धन लेकर यहाँ से अपने मायके रवाना हो गई थी। तब यही बड़ी बहू थी जिसने अपने सारे गहने गिरवी रख कर पैसों का बंदोबस्त किया था। यहाँ तक कि पैसों की कमी फिर भी रह जाने पर अपनी बेटी की एफडी तक तुड़वाई थी, जो उसके नाना जी ने उसके जन्म पर करवाई थी। तब बराबरी याद ना आई थी? आज ज़मीन का हिस्सा तो लेने चली आई तुम। उस समय ज़मीन बचाने के लिए तुमसे तुम्हारा स्त्री धन ना निकला। अरे कौन सा तुम्हारे माँ बाप के चढ़ाए हुए गहने मांगे थे मैंने? यही तो कहना था कि बहू जो हमने गहने चढ़ाए थे वही दे दो। तब तो मुंह पर डंके की चोट पर बोल कर गई थी कि अम्मा जी, आपके चढ़ाए हुए गहने मेरा स्त्री धन है, वो तो मैं आपको नहीं दूंगी। फिर अब काहे की मुंह जोरी? इन पैसों पर इन दोनों माँ बेटी का हक था, जो मैंने उनका हक उन्हें दे दिया। रजनी के अम्मा जी को जीत न सकी तो रमेश के पास आकर बोली, अरे तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भला इतने से पैसों से हमारा कौन सा फ्लैट खरीदने में आ जाएगा? उसकी बात सुनकर रमेश बोला, रजनी, अम्मा कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है। परिवार योगदान से चलता है, मेरा मेरा करने से नहीं। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम मेरा धन करके यहाँ से चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात कर रही हो तो याद रखना, जो भी मिलेगा हक का ही मिलेगा, हक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और रही बात फ्लैट लेने की, तो जब मेरे पास पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तब खरीद लेंगे। जब पति ही लड़ने को तैयार नहीं तो भला रजनी क्या कर पाती? फ़ोन करके अपने माता पिता तक को बोली, लेकिन माता पिता ने कहा कि अगर अम्मा जी का हक दे रही है तो ले लो, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कोर्ट भी तुम्हें दिलवा नहीं पाएगा। आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर खुद ही चुप हो गई। सबके हिस्से में 20-20 लाख रुपए आ गए। वही 20 लाख रुपए लेकर शहर रवाना हो गई।